हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स जैंती मोना पहाड़ पानीपुर गांव के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस क्लास सेवन्थ में अवर पास्ट का हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, द मुगल अम्पायर। कल हमने बात की थी कि मुगल अम्पायर कैसे कैसे आया और कैसे कैसे उसने अपना शासन स्थापित किया, और मुगल अम्पायर में जो मेन प्रॉब्लम्स थी, जो मेन कोटेशंस थी, उनका रिवेन्यूज़ कैसे चलता है या फिर वो अपने सम्राट को कैसे एक्सपेंडेड करते हैं, उस बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे जब्त एंड जमींदार की। ये पहला कोटेशन होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर का ये आज का डे का फर्स्ट कोटेशन होगा और इसके बारे में हम विधिवत तरीके से बात करेंगे। गाइज, मुगलों की आमदनी का प्रमुख जो साधन था किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मतलब उनका इनकम का जो एकमात्र स्रोत था वो किसानों से मिलने वाली जो भी अनाज से जो भी मिलने वाला उपज थी वो उसी से रिलेटेड था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मुगल जो लोग थे, ये कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुगल का वो प्रयोग करते थे। अकबर के राज्य मंत्री टोडरमल, मैं आपको इस बात को पुनः बता देता हूँ, जो अकबर के राज्य मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580, 1570 से 1580 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। आप पुनः सुन लें, राजस्व की इस प्रकार से जो व्यवस्था है उसको जब्त कहा जाता है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिस्सा रखते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात और बंगाल में इस तरह की कंडीशंस नहीं हो पाई। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में भी विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिरी में ऐसा किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी, जिसमें हम अकबरनामा और आईन अकबरी की हम बात करेंगे। आपको मालूम होगा ये सब अबुल फजल के आदेश पर ये चीज़ें लिखी गई थीं और ये नामे भी हैं अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबर ने अपने करबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी अकबर के शासनकाल को घटनाओं का वर्णन है और तीसरी जिल्द में आईन अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें, फसलें, पैदावार, कीमतें, मजदूरों और राजस्व की संख्याएं, ये सब भी इसमें आती हैं। तो गाइज ये भूलिए मत, अबुल फजल इसके लेखक भी हैं। अब हम बात करते हैं अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज, अकबर की नीतियों के बारे में जरा एक निगाह डालें। तो प्रशासन के कुछ अभिलेख अकबर ने निर्धारण किए थे और उनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिसे सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बक्सी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, जिसे हम धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री या फौजीदार, सेनानायक या फिर कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी भी हो सकता था। अब गाइज हम बात करेंगे कि जहांगीर ने नूर जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव क्या था। तो मेहरुनिया ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुनिसा
ने विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसकी समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने सोने के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और उसके स्वयं के किताब उत्कीर्ण में था, दूसरी में यह वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ था। तो ये बात को आप भूलिएगा मत। बाईं ओर दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा स्थापित किया गया था, आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये यहाँ पर नूरजहाँ फरमान देखिए इस तरह से है। उदात और महान महारानी नूरजहाँ पातशाह बेगम का आदेश, गोल मोहक के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। गाइस, क्रम आगे चलते गया। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट, पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे, जरदूसत धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मानदाधत्ता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामान्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी और न ही ये कर पाई। गाइज, आप देख रहे हैं जिस तरह से आप इस चित्र में आसानी से देख रहे हैं कि केंद्रीय बिंदुवत कैसे नीतिशास्त्र बनता है। अब हम बात करें सुलह कुल क्या था। सुलह कुल क्या था? अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। आपको मालूम होगा जहांगीर उसका पुत्र था। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायी की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, विभिन्न धर्मों के अनुयायी की तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसमें सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति, सुलह कुल के सिद्धांत का पालन भी किया जाता था। मगर ये सब होने के बाद द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, उसके पहले, पश्चात और उसके बाद की स्थितियाँ क्या थीं? तो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्राओं ने इसे वैसा धनी देश बनाया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्रा इसे प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्म रह गई। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त हुआ था, मनसबदार किसे कहते हैं? जो गवर्नमेंट्स के ऊंचे पद पर थे, कुल 800 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% ही सामान्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में भी उन्हें दिया जाता था। मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च में शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुएं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। गाइज, मुगलों ने कुलीन वर्ग के जो हाथों में धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे
वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई अपनी प्रांत की भौगोलिक स्थितियों को भी वो आसानी से देखते रहे। गाइज ये रीज़न होने के बाद अब किंग्स एंड क्वींस की बात करें तो राजा और रानियों में भी ऐसा चीज़ें चलते गईं। अकबर के शासनकाल में इंग्लैंड की एलिजाबेथ, ईरान की बहुत सारे लोग आए और आकर उन्होंने उस अकबर की जो नीतियाँ थीं उसको सही से समझा एंड पढ़ा। सो गाइज मुगल एम्पायर के बारे में आई होप आप समझेंगे कि मुगल जो एम्पायर था वो बाबर के शासनकाल में चला था और बाबर ने सबसे पहले 1526 में पानीपत में ये युद्ध की आरंभ किया था और बाबर के सारे हुमायूं, जहांगीर, अकबर ये सारे के सारे हम लोगों ने इसमें पढ़ा। और आई होप कि आपको अच्छे से ये मालूम भी होगा कि हुमायूं की मृत्यु घोड़े पर सवार होकर सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम आए या फिर जो भी आपको समझ में ना आए, आप मुझे पर्सनल मेरे फ़ोन नंबर 9456501833 9456501833 पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो भी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में ना आए कर सकते हैं। मैं आपको जो भी असाइनमेंट दे रहा हूँ उन असाइनमेंट के जो आंसर्स हैं इसी वीडियो लेक्चर्स में आपको मिलेंगे, इसी से आपको ढूंढना है। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू।